नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्न, जो कि लूसेंट जीके पर आधारित होगा। ठीक है? लूसेंट जीके पर आधारित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जो कि इम्पोर्टेंट भी है वो भी, और जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, वो भी आ सकता है, मे भी हो सकता है, आ सकता है यार, ऐसा नहीं कि एग्जाम में वही आएगा जो लोग बताते हैं। ठीक है, और आता भी नहीं है, 100% कहाँ से पूछता है किसी को नहीं पता। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, केवल देखिएगा नहीं तो कम से कम सुनिएगा ज़रूर। ठीक है? और आज यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 100% हेल्पफुल होगा यह वीडियो आपके। ठीक है? चलो, देखो सवाल क्या है, पहला सवाल देखो, जो कि पहले हम सामान्य ज्ञान कवर करेंगे, इसके बाद हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है? पहला सवाल ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भैया समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। मैं क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, ताकि कभी भी यह प्रश्न आपके सामने आए एग्ज़ाम में तो आपका माइंड और आँखें तुरंत करेक्ट आंसर पर ही जाने चाहिए। ठीक है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद हुआ? चलो भैया अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये रहा कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न डाले गए हैं भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब चुन-चुन कर डाले जाते हैं। ठीक है? तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो था भैया, फाहियान, ठीक है? फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है भैया? फाहियान जो था यह चीनी बौद्ध यात्री था। यह किसके शासन काल में आया? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। अगला सवाल ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की थी भैया। ठीक है? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है भैया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये दोनों सवाल क्लियर हुआ? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने स्थापित किया था या बनवाया था। ठीक है भैया? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब अगला सवाल ये रहा है कि चीनी यात्री हिनसोंग, देखो भैया फाहियान किसके शासनकाल में आया? वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और यह जो हेन सॉन्ग है, हेन सॉन्ग दोनों अलग-अलग हैं। यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, हेन सॉन्ग और फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है भैया? और दोनों चीनी यात्री थे। अगला सवाल देखो, बोध गया यानी बोध गया बोध वृक्ष को किसने कटवाया था? बोध गया यानी बोध वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। ठीक है भैया? शशांक ने जो है बोध गया बोध वृक्ष को कटवाया था, और यह शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी भी था। शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी भी था। कौन? शशांक। ठीक है? चलो भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये रहा कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो भैया सिंह विष्णु थे, याद रहेगा, सिंह विष्णु। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी-कभी पूछा जाता है, और तो बहुत दो पिछले 2, 3, 4 वर्षों से किसी एग्जाम में नहीं आया है। तो हो सकता है आ सकता है। ठीक है? कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। ठीक है भैया? चलो अगला सवाल देखो। संविधान सभा का पहला प्रारूप संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा का पहला प्रारूप संविधान यह सभा में कब प्रस्तुत किया गया? जो पहला प्रारूप संविधान था संविधान का, वह कब प्रस्तुत किया गया सभा में? तो भैया यह 21 फरवरी 1948 को। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। एसएससी में पूछा जाता है, कई बार तो एसएससी में ज़्यादा करके ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप या संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? पहला प्रारूप संविधान जो है, यह सभा में कब प्रस्तुत किया गया? सभा में। ठीक है? पहला प्रारूप संविधान यह सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 21 फरवरी 1948 को किया गया। डेट याद रखना, 21 फरवरी है। ठीक है? तो अगला सवाल देखो अब, वही है सवाल कि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप संविधान यह सभा में कब प्रस्तुत किया गया?
पहला भैया याद रखना और अंतिम, यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रारूप संविधान यह सभा में कब प्रस्तुत किया गया और पहला कब किया गया? पहला 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, और दूसरा जो है और अंतिम जो है 4 नवंबर 1948 को। डेट को याद रखना, 1948 तो दिया रहता है, लेकिन 21 फरवरी और 4 नवंबर याद रखिएगा। 4 नवंबर को अंतिम, 21 फरवरी को पहला प्रारूप। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा जितने लोग मन से तैयारी करते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है भैया, और संविधान को बनाने में केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान नहीं है। इसमें सभी ये संविधान सभा किस प्रकार से बना है, अगर आप इसे इसकी डेप्थ में जाओगे, समझोगे, ठीक है, तो भैया ये बहुत मुश्किल से बना था संविधान सभा। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कुछ कम नहीं होता, मतलब बहुत इसमें तामझाम हुआ था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो बन रहा था तो अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे संविधान? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव पर अंतिम हस्ताक्षर किसके थे? चलो देखो, अगला सवाल ये है, संविधान को बनाने में कितना बजट लगा था? संविधान को बनाने में कितना बजट लगा था उस समय लगा था 64 लाख। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। ठीक है, संविधान को बनाने में कितना बजट लगा था? उस समय लगा था 64 लाख रुपए, जो कि आज की डेट में लगभग 4 करोड़ रुपए हैं। कोई तो कुछ भी बताएगा, लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट है आज के समय में 4 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आज के समय में बनाया जाता तो भैया पता है कितने ही भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं, तो इधर से उधर खाते करो जो है सभी लोग, कुछ लोग इधर से खाते, कुछ लोग उधर से खाते पैसे। तो 4 करोड़ की जगह भैया ये 40 करोड़ रुपए हो जाता। ठीक है, लगता तो 4 ही करोड़, लेकिन लोग खाते पीते 40 करोड़ का बजट पास करते, 4 करोड़ का काम होता आज के समय में। और उस समय 64 लाख रुपए में बना था, जो लगभग आज की डेट में 4 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, तो चलो जब बना था पहले 64 लाख रुपए, तब उतने भ्रष्ट नहीं थे, नहीं तो ये भी जो 64 लाख है तो ये भी लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट उसी समय में बन जाता। लेकिन उतना भ्रष्ट लोग नहीं थे। ठीक है, अपने लोग सभी क्रांतिकारी ही लोग थे, कोई खा पैसा नहीं रहा था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि चंद्रयान 3 का बजट कितना था? चंद्रयान 3 का बजट कितना था भैया? 600 करोड़ रुपए था। देख लो, चंद्रयान 3 का बजट, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसका बजट 600 करोड़ रुपए बताया जाता है भैया। 600 करोड़ में पता नहीं कितने लोग क्या कितने कितने करोड़ रुपए खाए हैं। अब सोचो, संविधान को बनाने में केवल 64 लाख रुपए उस समय लगा था, और आज के समय में अगर जोड़ा जाए तो केवल 4 करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि भ्रष्ट लोग नहीं थे भैया, आपके समय में कौन साला भ्रष्ट नहीं है, सभी लोग हैं यार, सिवाय में छोड़ के। चलो अगला सवाल देखो, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत ही अच्छा सवाल है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है भैया, करंट अफेयर्स देखेंगे आज का 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, 31 अक्टूबर का। चलो पहला सवाल देखो, 31 अक्टूबर 2025 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 31 अक्टूबर 2025 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है भैया, 31 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 31 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन माना जाता है वो कौन है? 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और एकता राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी था। ठीक है भैया, आज कल। चलो 31 अक्टूबर को। चलो अगला सवाल देखो क्या है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग कितनी गिरावट दर्ज हुई 31 अक्टूबर खबर के अनुसार? भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग कितने गिरावट दर्ज हुई? तो भैया यह 6.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, यह डॉलर है। 6.9 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है विदेशी मुद्रा में। ठीक है, चलो 6.9 बिलियन की गिरावट हुई है 31 अक्टूबर की खबर के अनुसार। अब अगला सवाल ये है कि भारत और किस देश के
विदेश मंत्रियों ने 31 अक्टूबर को भारत उस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। ये तो उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है हमें। चलो साइप्रस, बट याद रखना, एक नजर देख लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने 31 अक्टूबर को भारत और उस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की? साइप्रस देश। ठीक है, भारत और साइप्रस देश के विदेश मंत्रियों ने 31 अक्टूबर 2025 को जो है द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा किया था, साइप्रस देश और भारत देश। ठीक है भैया। चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये कि 31 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित एक पूर्व अनुमान के अनुसार अगले कुछ महीने में भारत में किस प्रकार की स्थिति बनी रही की संभावना है? बताओ भैया। यह न्यूनतम तापमान अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, फिर भी एक बार फिर से आप लोग वीडियो को बैक स्किप करके देख लेना, बैक स्किप। ठीक है। अगला सवाल देखो। 31 अक्टूबर 2025 को किस भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण समाप्त हुआ? ये पूछा जा सकता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई जी का, पटेल जी का ये जन्मदिन भी था और उसी दिन एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार ही मनाया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। और 31 अक्टूबर 2025 को किस भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण यानी लास्ट डेट था? ये एसएससी कांस्टेबल का। ठीक है, एसएससी कांस्टेबल का लास्ट डेट भी था 2025 का। मेंस में पूछा जा सकता है भैया ये। जितने भी सीजीएल वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस, मतलब कोई भी हो, मेंस में पूछा जा सकता है एसएससी के मेंस में। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को लास्ट पंजीकरण किसका था? एसएससी कांस्टेबल का था। अगला सवाल देखो। 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार ने किस प्रकार की वार्षिक परेड का निर्णय लिया? एकता परेड का। भारत सरकार ने किस प्रकार की वार्षिक परेड का निर्णय लिया? तो एकता परेड का भैया निर्णय लिया था। 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार ने एकता परेड का निर्णय लिया था। अगला सवाल। 31 अक्टूबर 2025 को जारी एक समाचार के अनुसार किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन तकनीकी का उपयोग भारत में बढ़ते एआई डेटा केंद्रों के लिए सुझाव दिया गया? एसएमआर के लिए। एसएमआर याद रखना, बस इतना मोस्ट इंपोर्टेंट लग नहीं रहा है। एसएमआर के लिए जो एआई केंद्रों के लिए सुझाव दिया गया था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसआर का फुल फॉर्म है। चलो उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे, फिर भी देख लेना एक बैक स्किप करके। 31 अक्टूबर 2025 को भारत में कौन कौन से डिजिटल पोर्टल डैशबोर्ड लॉन्च किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये। इसे तो आप लोग 100% नोट डाउन माइंड में कर लो। 31 अक्टूबर 2025 को भारत में कौन कौन से डिजिटल पोर्टल डैशबोर्ड लॉन्च किए भैया? कौन कौन से डिजिटल पोर्टल डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो डैशबोर्ड कौन कौन सा था? ठीक है, कौन कौन सा था? एक सेकंड यार। हाँ, कौन कौन सा था ये? कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लाम्प पोर्टल। ठीक है। 31 अक्टूबर 2025 को भारत में कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लाम्प पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रहेगा। कोयला शक्ति डैशबोर्ड था, क्लाम पोर्टल था। ठीक है भैया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को भारत में किस भू विज्ञान यानी पर्यावरण संबंधी नए प्रणाली की खोज की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह भी विकट विर्क विरकट द्रि सिलेंडर गेको, बहुत ही यार क्रिटिकल नाम है। विरकट द्रि सिलेंडर गेको, याद रखना ये भैया। भू विज्ञान पर्यावरण संबंधी एक नए प्राणी की खोज की गई, प्रणाली नहीं प्राणी। तो उसका नाम है विरकटद्री सिलेंडर गेको। ठीक है, इसे याद रखना। अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये है कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। राष्ट्रीय एकता दिवस, वही प्रश्न जो मैंने पहले बताया, वही प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भैया उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। भारत और नेपाल के बीच हालिया समझौता का उद्देश्य क्या है? भारत और नेपाल के बीच हालिया समझौता का उद्देश्य क्या है? सीमा पार ऊर्जा पावर ट्रांसमिशन बढ़ाना। ऊर्जा मतलब पावर, सीमा पार ऊर्जा ट्रांसमिशन बढ़ाना, यह भारत और नेपाल के बीच हालिया समझौता का उद्देश्य था। ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? एआईसीटीई ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है किस प्रकार की लैब स्थापित करने के लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब के लिए।
ठीक है, AI लैब। अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल है कि ये मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ये जो मैं बताने वाला हूँ। चाबहार बंदरगाह मामले में अमेरिका ने 29 अक्टूबर 2025 से क्या कदम उठाया? चाबहार बंदरगाह, ये भैया बहुत ही सुर्खियों में रहा है, चाबहार बंदरगाह इस साल। तो भैया 29 अक्टूबर को 2025 में क्या कदम उठाया? भारत इंडिया के हिस्सेदारी वाली परियोजना में 6 महीने का प्रतिबंध छूट पुनर्स्थापित किया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भारत ने इंडिया के हिस्सेदारी वाली परियोजना में 6 महीने का प्रतिबंध छूट प्रस्थापित किया। और अगला है यह कि नीचे दिए गए में से ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं है यार, फिर भी लिख दिया मैं। चलो, कौन सी खबर 31 अक्टूबर से जुड़ी है? 31 अक्टूबर से जुड़ी हुई है, मतलब कि ऐसा 3-4 ऑप्शन रहेगा तो जो 31 अक्टूबर से नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन 31 अक्टूबर को ये भी एक खबर आई थी कि लेंसकार्ट ने 2150 करोड़ का आईपीओ 31 अक्टूबर को लॉन्च किया। आईपीओ, बस इतना याद रखना। 2150 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया गया था लेंसकार्ट ने। ठीक है, लेंसकार्ट ने 2150 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था 31 अक्टूबर को 2025 को। ठीक है भैया, तो इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लूसेंट पर आधारित सामान्य ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा यह चैनल आपके लिए, अगर आप डेली इसका एनालिसिस करते हैं इस चैनल का, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा और सामान्य ज्ञान मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। चलो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।